चलिए, अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो राजभाषा शुरू करने जा रहे हैं। राजभाषा में हम शुरू करेंगे, जितने भी आज जो राज्य स्तर पे भाषा बना है, उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए, राजभाषा में समय न लगाते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, 40 नंबर के लिए। और या तो क्या बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हो या कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पॉलिटिकल्स है, नॉर्मल है, क्या आएगा ही। चलिए, तो विश्वास नहीं है तो आप मुक टेस्ट देके जाएँ। चलिएगा, नरेश अकेडमी हमेशा बोलता है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव के साथ एनर्जी में रहिए। और बात करते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएँ हैं, हम चलिए शुरू करते हैं, कौन-कौन है। तो देखिए, पहला तो बनेगा असमिया। असमिया भाषा है, ठीक है। दूसरा है बंगाल भाषा है, तीसरा गुजराती है, चौथा हिंदी है, पाँचवाँ कन्नड़ है और छठा कश्मीरी है, सातवाँ कोंकणी है, आठवाँ मलयालम है, नौवाँ मणिपुर है, 10वाँ मराठी है, 11वाँ नेपाली है और 12वाँ उड़ीसा है, 13वाँ पंजाबी है और 14वाँ संस्कृत है और 15वाँ हिंदी है और सिंधी है, 15वाँ क्या है? सिंधी है, ठीक है। तमिल है 16वाँ, याद रखिएगा। 18वाँ हमारा तेलुगु, 17वाँ तेलुगु है, 18वाँ उर्दू दिया गया है, 19वाँ डोगरी दिया गया है, 20वाँ बोडो दिया गया है, मैथिली दिया गया है और 22वाँ संथाली दिया गया है। तो देखिए, 4 की बात करते हैं तो 19 डोगरी, बोडो और मैथिली और संथाली, ये 4 जो हैं आपको जोड़े गए हैं, याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा। 18 तक तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब ये भी बात करेंगे कौन-कौन भाषा कब जोड़ी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो टोटल कितनी भाषा हुए? 22 भाषा। और भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में जो है भाषीय अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। 350 के क में कहा गया है, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। देखिए, भाषा की बात करते हैं हम लोग तो 343 अनुच्छेद याद रखते हैं, लेकिन अगर गठन की बात होती है तो 344। ये कन्फ्यूजन आपको होता है, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। चलिए, और भी बात करते हैं तो आप तो ये जान गए कि राज्य में जो भाषीय होते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनको पता है मतलब जो शिक्षा देने की बात कही गई है, वो दी गई है कि मातृभाषा में देना है। प्राथमिक स्तर के जो भी शिक्षा दिया जाएगा, वो मातृभाषा में दिया जाएगा। और इसकी बात अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। किसमें? 350 के क में कहा गया है। ये बात हो गई। अगर और भी बात करें हम लोग, तो देखिए, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो देखिए, मैथिली भाषा को कहिए और संथाली सबको कहिए, तो वर्ष 2003 के हिसाब से जोड़ा गया था, क्योंकि 22वें भाषा के रूप में इस सबको सम्मिलित किया गया था, जिसमें कि 92 में संविधान संशोधन के तहत बताया जाता है कि मैथिली भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची ही है भाषा से संबंधित, है ना? देखिए, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 में से जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। तो 3 भाषा जो है जोड़ी गई थी कौन से संविधान संशोधन में? 71वें संविधान संशोधन। समयकाल पूछे, वर्ष पूछे तो 1992 में, ठीक है, 1992 में याद रखिएगा। और किसमें जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 भाषा हमारा 71वें संविधान संशोधन में, और मैथिली ये सब जो है 92 में संविधान संशोधन में, 92 में, हाँ, संविधान संशोधन में 2003 में, ये ध्यान रखना होगा। और उत्तराखंड की अगर पूछे द्वितीय राजभाषा पूछे तो संस्कृत है। सही बात है, संस्कृत को भी बनाया गया है, ये आप भी जानते हैं। और संस्कृत जो है द्वितीय, उत्तराखंड का द्वितीय भाषा है संस्कृत। उत्तराखंड का सोचिए, उत्तराखंड बचाए हुए। और भी बात करते हैं, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अगर पूछे ना तो आंध्र प्रदेश में है बाबू, तिरुपति में है। समझ गए? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, ये सब याद रखिएगा। और भी बात करते हैं, और है कि अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो अगर आपसे पूछे कि 6 ऐसा भाषा बताइए जिसे हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं, दर्जा देते हैं, तो वो है हमारा 6 शास्त्रीय, मतलब समझ रहे हैं ना? शास्त्रीय में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे महत्व है, संस्कृत तो हमारा महत्व होगा ना, शास्त्रीय भाई कला-उला के क्षेत्र में बोला जा रहा है, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में 6 है, जिसमें से हमारा तमिल पहला है, जो कि 2004 में इसको घोषणा दिया गया कि तमिल भाषा हमारा शास्त्रीय भाषा होगा भाई, 2004 के हिसाब से। अगर तेलुगु को 2008 में दिया गया, 4 वर्ष बाद दिया गया तेलुगु को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दूसरे नंबर पे हमारा संस्कृत को दिया गया था 2005 में। 2005 में संस्कृत को, मतलब 2004 में
हमारा हो गया तमिल भाषा जो कि शास्त्रीय भाषा हो गया, दूसरे नंबर पे संस्कृत हो गया जो कि तमिल भाषा के रूप में 2005 में मिला, और तेलुगु को मिला हमारा तीसरा नंबर पे जो कि 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, और चौथे नंबर पे हमारा कन्नड़ हो गया जो कि 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, समझ गए, 2008 में। और फिर मलयालम को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2013 में। कब गया? 2013 में। और छठा हमारा उड़िया है, उड़िया भी 2014 में इसको क्या मिला? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो 6 हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, 6 हो गए, 6 हमारे शास्त्रीय भाषा। अगर पूछे कि 6 शास्त्रीय भाषा का नाम बताएं तो तमिल, तेलुगु ऐसे बोल दीजिए, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। ऐसे डेट के हिसाब से चलिएगा तो ध्यान रखना होगा, पहला तमिल है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा तेलुगु है, फिर चौथा कन्नड़ है, पांचवा मलयालम और छठे नंबर पे उड़ीसा है। ये हर ढंग से मैंने बता दिया कि जो भी पूछेगा आप क्लियर करिएगा, डेट हमेशा याद रखिएगा। चलिए, राजभाषा से संबंधित अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है तो क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए अनुच्छेद बता दे रहे हैं, विषय वस्तु दे दे रहे हैं। संघ की भाषा अगर हम बात करें, संघ की, तो 343 में संघ की राजभाषा, याद रखिएगा, संघ की राजभाषा पूछे तो अनुच्छेद 343 जो कि भाषा से संबंधित है, संघ की राजभाषा है ये। और 344 में है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की बात कही। मैंने भी बोला था कि 343 अगर बोले तो समझिए ये कि राजभाषा की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, और 344 में अगर बोले तो राजभाषा से संबंधित है लेकिन आयोग और गठन से संबंधित है या समिति से संबंधित होगा, समझ गए, क्योंकि ऊपर पढ़े थे। तो 1955 में गठन किया गया राजभाषा आयोग, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर पूछे आर्टिकल की कौन सा है भाई क्षेत्रीय भाषा में, संघ की भाषा में तो हम समझ गए 343, 344, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो हम बताएंगे 345, 346, 347। ये 3 आर्टिकल जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। जैसे कि राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, ये जो है आर्टिकल 345 में दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 345 में कहा गया है। अगर पूछे 346 में तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा की बात कही गई 346 में, अनुच्छेद 346 में। अगर पूछे अनुच्छेद 347 में तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से जो है भाषा में संबंधित प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 347 में है। तो अनुच्छेद 345 पूछेगा तो क्या बताइएगा? राजभाषा से संबंधित है, क्षेत्रीय राजभाषा से संबंधित है ऐसे बोलिएगा, मतलब राज्य का जो भी भाषा अलग अलग है उसकी बात कर रहा है। 346 में कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच जो संवाद होते हैं उस राजभाषा को हम आर्टिकल 346 में रखे हैं। और अगर बात करें 347 की बात करें तो 347 जो है वो उसमें कह रहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा जो बोली जाती है उस भाषा को जोड़ा गया है क्षेत्रीय भाषा के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 347 में क्लियर हो गया, समझिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर अब चलिए भाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा के अनुसार अब जो जोड़ा गया भाषा उसकी बात करते हैं। हम पढ़ लिए संघ भाषा, संघ में जो बोली जाती है वो भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसकी आर्टिकल पढ़ लिए, अनुच्छेद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा जो कि उसका अनुच्छेद जानेंगे। तो अनुच्छेद 347 तक तो पढ़े थे, 348 पढ़ेंगे। 348 में कह रहा है, 348 में कह रहा है अनुच्छेद में कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। समझ गए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, ये सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के साथ, ठीक है, अधिनियम के साथ या विधेयकों के प्रयोग से की जाने वाली जो भाषा होती है वो हम आर्टिकल 348 में जो विधेयक द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो अधिनियम द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो आर्टिकल 348 में, अनुच्छेद 348 में। और अनुच्छेद 349 में क्या कर रहा है, 349 में कि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात कर रही है, और ये प्रक्रिया जो है 349 में डाला गया है। और ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित भाषा की बात कर रहा है, समझ गए। तो अगर मान लीजिए विशेष प्रक्रिया की बात करें 349 जो कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा रहे तब, और अगर मान लीजिए विधेयकों का प्रयोग में लाए इस अधिनियम का तो समझिए 348। विशेष विनिर्देश का मतलब होता है कि कुछ ऐसा आर्टिकल जो आपको काम देने वाला है। जैसे कि हम बताते हैं शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, जो शिकायत निवारण के लिए एक अलग भाषा होती है, करेगा तो हम आर्टिकल 350 में बताएं, मतलब 350 में।
तो आपसे अगर पूछे कि 350 अनुच्छेद में क्या चर्चा की गई, तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है। प्रयुक्त भाषा यही कि ऐसा भाषा जो कि आपको अगर शिकायत किसी के लिए करना है तो वो भी आपके भाषा को पढ़ सकता है, समझ सके, इसलिए एक भाषा प्रयुक्त भाषा जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो भाषा है। शिकायत निवारण, मान लीजिए आप उर्दू लिख दीजिएगा, हमको हिंदी आता है तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो ये बात हो रही है। तो उसके लिए विशेष विनिर्देश हुआ है, एक भाषा रहेगी, समझ गए? तो ये आर्टिकल 350 में कही गई है। अनुच्छेद 350 ए की बात करेंगे, 350 ए की बात करेंगे। तो 350 ए में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, ये भी एक विशेष ही हुआ, विशेष ही है ना। विशेष क्या है कि भाई कोई भी अपना अपना क्षेत्र में प्राथमिक आगे भाषा दीजिएगा, मातृभाषा। क्योंकि मान लीजिए तमिल वाले लोग हैं तो तमिल का मातृभाषा अलग है, बिहार वाले अलग हैं, दिल्ली वाले का मातृभाषा थोड़ा सा चेंज होता है, तो भाई उस हिसाब से आपको मातृभाषा देना है, ठीक है? अब मान लीजिए बंगाल वाले, तो बंगाल का मातृभाषा अलग है, झारखंडी, झारखंड का अलग है, तो ये मातृभाषा के हिसाब से बांटा गया है 350 के ए। यहाँ पे भी 50 के ए दे दिया है, यहाँ पे क दे देगा भी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो मातृभाषा की बात करेगा 50, अनुच्छेद 50 बी, ठीक है? तो अनुच्छेद 350 बी क्या है ना? पूछता है आपसे। तो अनुच्छेद 350 बी है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार, बी के जगह पे हो सकता है ख दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 350 के बी में कहा गया है कि भाषा जो है अल्पसंख्यक के विशेष पदाधिकार के हिसाब से होगा, अल्पसंख्यक के क्षेत्रीय हिसाब से होगा। अगर आर्टिकल अनुच्छेद 351 की बात करते हैं, आर्टिकल 351 मतलब 351 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश की बात कही गई है। क्या कही गई? विनिर्देश की बात कही गई है। वक्त हमेशा नहीं रुकता, वक्त को हमें रोकना होता है, ये सोच के बढ़िएगा। इस बात को अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस ध्यान रखना है, वक्त को अगर आपको रोकना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो हम बताएंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में की गई थी। तो याद रखना है, वर्ष 1957 में एक क्या हुआ था कि प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति हुई थी। उसके अध्यक्ष जो थे हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। यही सवाल बनता है। अगर आपसे और पूछे सवाल, क्या पूछेगा? पूछेगा कि भारत की राजकीय भाषा जो है संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। 2/3 बहुमत से हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से होगा। और बात कर लेते हैं कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। 1967 के तहत जोड़ा गया था। तो आपसे पूछेगा कि सिंधी भाषा जो आप पढ़ते हैं 18वें नंबर पे, वो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 जब हुआ था ना, 1967 तब जोड़ा गया था। ये बात बोलिएगा। अगर आपसे और पूछेगा कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि हम जानते हैं सिंधी के बारे में और जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बांग्ला। बांग्ला सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो कि दूसरी है। समझ गए? दूसरी नंबर पे। तो आप बता सकते हैं प्रथम भाषा कौन सा हो गया है? अभी बताइए, अभी प्रथम भाषा कौन सा हो गया? कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो चलिए इसका जो पॉइंट, एंडिंग पॉइंट होता है वो मैं बता देता हूँ कि बोडो, ठीक है? बोडो भाषा सुने होंगे, सुने होंगे। डोगरी सुने होंगे, डोगरी सुने होंगे। मैथिली सुने होंगे, मैथिली सुने होंगे। संथाली भी सुने होंगे। ये 4 भाषा जो है, जो मैंने बताया, जो कि 18 के बाद 4 भाषा और जोड़ा था, जो कि कितने भाषा हो गए? 22 भाषा हो गए। तो 22 भाषा में बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। ये 4 भाषा पता है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हम तो पहले पढ़ चुके हैं सबसे ऊपर, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो ये 4 भाषा बाद में जोड़ी गई थी और भी 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना? क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं पंचायती राज एवं नगर पालिका। छोटा वीडियो है, ये भी खत्म हो जाएगा और वही क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में आने वाला है, वही क्वेश्चन दिया गया है, समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका पंचायती राज्य जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन
73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को, पंचायत जो होते हैं, निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वें अनुसूची में वर्णित है। देखिए इतना जो क्वेश्चन घुमाया, आप डायरेक्ट जानते हैं कि पंचायती राज के बारे में 73वें संविधान संशोधन में चर्चा है, और अगर पूछेगा अनुसूची पूछेगा तो 11 अनुसूची, 12 अनुसूची में किसकी है? तो नगर पालिका की बात है, ये हम भी जानते हैं। 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका की बात करता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत आता है, नहीं कि आपका केंद्र के असमर्थी सूची के अंतर्गत नहीं आता है ये पंचायती राज सूची के, क्योंकि राज्य के अंदर होता है, गाँव की बात हो रही है ना। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। अगर पंचायत चुनाव लेना है तो राज्य सरकार द्वारा ही होगा। और सवाल क्या बनता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो हम बताएंगे 29 विषय जो है निर्धारित किए गए हैं। अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान में जो 11वां अनुसूची है जिसमें हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, उसमें पंचायतों के लिए एक विषय बना है, जैसे मूल अधिकार में 11 विषय बना है, उसी तरह पंचायत के लिए तो 11वां अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। और बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर, ठीक है, संवैधानिक स्तर मतलब संविधान से जुड़ा हुआ, संविधान का नियम के अनुसार प्राप्त हुआ है, तो संवैधानिक स्तर पर है। याद रखना है पंचायती राज क्या है? गैर संवैधानिक नहीं, संवैधानिक है, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर आता है, सरकार के अंडर आता है, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा होता है। याद रखिएगा संवैधानिक स्तर है ये। अगर पूछे आपसे पंचायत चुनाव, पंचायत इलेक्शन जिसे बोलते हैं, कितने अंतराल पर होता है? कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और नॉर्मल बात है कि हमारा राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, ठीक है, तो राज्यसभा का तो हम 6 वर्ष जानते हैं, इसको हटा दीजिए। लोकसभा की बात करें, नीचे आ जाइएगा तो राज्य में आ जाइएगा, तो राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा की बात करते हैं, तो ये सब 5 वर्ष सरकार रहता है। उसी पर राज्य के विधानसभा से नीचे आ जाइए तो ग्राम पंचायत में आ जाइएगा, मतलब पंचायत में आ जाएगा, तो इसका भी 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। और भी बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अगर आपसे पूछेगा, जैसे 11वें अनुसूची के तहत तो हो गया, हम जान गए, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि संविधान का दर्जा कब प्राप्त हुआ पंचायती राज को, तो हम बताएंगे आर्टिकल अनुच्छेद 243 के तहत मिला है। 243 के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगर संविधान संशोधन पूछे 73वें संविधान संशोधन, अनुसूची पूछे तो 11वें अनुसूची। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। याद भी रखना होगा आपको, ये सब सवाल पूछता है इसलिए। आगे और सवाल क्या बन सकते हैं हम ये पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ, जो कि राजस्थान में हुआ। राजस्थान के कौन सा? नागौर जिला है, ठीक है, नागौर जिला में हुआ था। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। तो भारत में सर्वप्रथम अगर पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो राजस्थान को टिक लगाएगा। राजस्थान के कौन सा जिला? तो नागौर जिला। याद रखिएगा। पूछेगा डेट तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म जयंती पे, और 1959 में हुआ था। समय पूछे तो 1959 में। क्लियर हो गया। और अच्छा पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है किनके द्वारा दी गई? तो हम बताएंगे बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय दी गई। द्विस्तरीय अगर पूछे तो अशोक मेहता समिति द्वारा दी गई थी। तो आपसे पूछेगा कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान या मॉडल का संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय का। द्विस्तरीय की बात करेगा तो अशोक मेहता टिक लगाइएगा। त्रिस्तरीय की बात करेगा तो बलवंत राय मेहता लगाइएगा। मतलब त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, ठीक है। और बात करते हैं और सुनिए कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में जो है भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में किया गया। प्रावधान 1993 में किया गया था, याद रखिएगा। तो कभी कभी दे देता है कि भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993। कभी कभी 1992 दे देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन प्रावधान जो किया गया था वो 1993 में, याद रखना होगा। पंचायत और नगर पालिका क्या आएगा? तो 1993 लगाइएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पंचायत का पूछेगा तो भी आपको 1993, लेकिन ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। हो सकता है 1993 ना रहे तो उसके जगह पर 1992 रह सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए
अगर बात करें पंचायती राज्य को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो हम बताएंगे भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा गठित किया गया। तो किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1993। कभी कभी 1992 देता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो दोनों मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं नहीं 92, कोई बोलते हैं 93, नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर 92 और 93 दिया है, सबसे पहली बात 93 को टिक लगाइएगा, ये भी बता दे रहा हूँ अगर आए तो, लेकिन आएगा नहीं, ऐसा विवादित है वो, फिर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित जो समितियां बनी है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता तो हम जानते हैं, ये 2 स्तरीय की बात करते हैं, ये त्रिस्तरीय की बात करते हैं, ये हम जानते हैं। अगर इनका समयकाल तो 1957 में, तो सबसे पहले इन्हीं का आया था, बलवंत राय मेहता का। दूसरी बार जो आया था दूसरे नंबर पे अशोक मेहता का, जो कि 1977 में आया था। और याद रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। और याद रखिएगा अशोक मेहता का अगर समिति की बात करेंगे कब गठन किया, तो 1977 में किए थे, ये हम जानते हैं। तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता जो हैं हमारा 1957 में एक समिति बनाए थे, किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। अशोक मेहता जो समिति बनाए थे वो बनाए थे 1977 में बनाए थे, ठीक है, किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। अब देखिए जीवी के राव समिति, राव समिति जो है कब लाए थे, तो ये 1985 में लाए थे, जो कि पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित जो समिति है हम बता देते हैं, अभी तक 6 इंपॉर्टेंट है, तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवी के राव समिति जान गए 1985 से। एल.एम. सिंघवी समिति भी आया था, जो कि 1986 में आया था, 1 साल बाद तुरंत आ गया था। मतलब राव जी के समिति जो 85 में आया, उसके बाद 86 में एक और आ गया एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और एक है संथानम समिति, पढ़े होंगे संथानम समिति, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो संथानम समिति जो है वो आया था 1962 में, संथानम समिति करके आया था, जो कि पंचायती राज से ही संबंधित था, जो कि 1962 में लाए थे। सादिक अली समिति भी एक आया था, जो कि 1964 में आया था। ये चुनाव से भी संबंधित है, याद रखिएगा, संथानम जो है चुनाव समिति से भी संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संथानम समिति जो है 1962 में लाए थे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति बनाए थे। सादिक अली समिति एक आया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1964 में आया था, 2 साल बाद आया था, 1964 में। बात यहाँ है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा जो है की गई थी, तो किस समिति द्वारा की गई थी, तो हम बताएंगे एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। अब एल.एम. सिंघवी समिति की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं एक समिति बनाई थी जो कि पंचायती राज से संबंधित है ना। अब वो कब हुआ था बताइएगा, तो ये समिति बनाए थे 1986 में। कौन? सिंघवी जी, 1986 में, हम ये पढ़े थे, है कि नहीं। तो इसी से संबंधित सवाल जो है आप देख रहे हैं कि पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है वो है एल.एम. सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1986, यही बात कही गई थी जो कि हम पढ़े। और भी जानकारी लेते हैं कि किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी क्या बोलते हैं, करारोपण की शक्तियां दी गई है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र में, तो गुजराती, महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों है, देख रहे हैं, शक्ति प्रदान की गई पंचायती समिति को भी और जिला परिषद को भी। और भी बात करते हैं, ब्लॉक स्तर की बात करते हैं, ब्लॉक लेवल की बात करते हैं। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? ब्लॉक स्तर सुने होंगे, ब्लॉक लेवल सुने होंगे, जो कि पंचायती समिति से ही संबंधित है। ये प्रशासनिक प्राधिकरण है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। कौन? ब्लॉक स्तर। तो आपको पंचायत समिति से ही संबंधित है, लेकिन ब्लॉक स्तर आएगा तो ये ब्लॉक स्तर का काम ही है कि प्रशासनिक प्राधिकरण है, प्रशासनिक रूप से ये काम करेगा ब्लॉक स्तर पे। नहीं बोला जाता कि ब्लॉक में जाओ काम हो जाएगा, है ना। पंचायती राज्य का जो प्रधान होता है, प्रधान लक्ष्य होता है, वो ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। तो ग्रामीण से संबंधित पंचायती राज है, तो ग्राम से ही संबंधित है। लोगों का क्या है, विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों को विकास की ओर देना है, प्रशासन में भागीदार देना है, योग्य बनाना है, ठीक है, एबिलिटी उनमें तो होनी चाहिए, ये मतलब भरना है उनमें। और यह जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी को प्रोत्साहित करेगा। और क्या, अगर यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, तो हम बताएंगे 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, 6 माह के अंदर। चलिए ये बात तो हम समझ गए। और भी बात करते हैं, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों के लिए ये प्रावधान है। तो पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान जो है करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई थी? तो राज्य विधानमंडल को। और सही बात है, अन्य पिछड़े वर्ग के जो हैं उनको अगर रिजर्वेशन देना है, आरक्षण देना है, तो ये प्रावधान राज्य विधानमंडल को है, ये शक्ति प्रदान है, ये तो हम भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि 3 स्तरीय पंचायतों का गठन जो है, जिसे हम त्रिस्तरीय बोलते हैं, का गठन जो है किन राज्यों में किया गया है? मतलब किन राज्यों में? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है उसमें त्रिस्तरीय लगेगा, और जिसमें 20 लाख से कम है वहाँ पे त्रिस्तरीय आवश्यक नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2 स्तरीय 3 स्तरीय में बांटा हुआ है, जो कि मैंने स्पेशली पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। तो 11वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि इसमें पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? पंचायतों की शक्ति किया गया है, पंचायत का उत्तरदायित्व की बात कही गई, ये सब जो है निर्धारित किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। इस सूची में मतलब 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं, पंचायती राज से संबंधित है इसलिए। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। देखिए दे दिया ना, तो 1992 अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। कभी कभी 1993 दे देता है, तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, ऊपर हम पढ़े 1993, लेकिन वो याद रखिएगा लागू कब किया गया था पूरी तरह से, तो 1993 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। याद रखना है, 29 विषय को याद भी रखना है। हो सकता है अगर 1992 ना रहे तो 1993 रहेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243 जी बता दीजिएगा। तो 11वें अनुसूची में जो पढ़े पंचायती राज, उसके अगर आर्टिकल पूछे 243 के जी बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गए। और भी बात करें तो 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची क्या है, तो इसमें जो है नगरपालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व बताया गया है। इस सूची में जो है 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। समझ गए, कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। कितने द्वारा? 1992 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ, 74वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992, लेकिन ध्यान रखना होगा कि 1993 कभी कभी दे देता है, तो ये भी बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 1992 लगभग देगा तो 1992 ही ठीक लगाना है। ठीक है, चलिए, तो 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका से। नगरपालिका की बात कहाँ कही गई है? तो 12वीं अनुसूची में कही गई है। इसका कितने विषय हैं नगरपालिका में? तो याद रखना 18 विषय जो है। और पंचायत में अगर 11वां अनुसूची में देखा जाए तो 29 विषय जोड़े गए हैं। अगर इसका आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल तो वही है, 243 ही है, डब्ल्यू है लेकिन याद रखना है। तो अनुच्छेद 243 बी यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे 243 डब्ल्यू लिखे हुए हैं, तो जो ऑप्शन में आपको लगेगा वहाँ लिखिएगा 243 के 6 लिखे हुए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे दिए हुए है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान जो है आरक्षित है। मतलब 33% जो सीट है वो आरक्षित कहा गया है ग्राम पंचायत में। किसके लिए? महिलाओं के लिए। किस संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1992 और 1993 बोल दीजिए। ये बार बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये 1992 हमेशा है तो 1992 होगा, कहीं कहीं 1993, तो रेयर ही 1993 आपको देगा, रेयर ही 1992 देगा। दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, जब भी देगा अलग देगा। पंचायती राज्य संस्थाएं, ठीक है। तो विभिन्न राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाएं क्या क्या है, चलिए हम सुनते हैं। तो पंचायतों के स्तर की बात करते हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय की बात करते हैं। तो एक तरफ संस्थाएं हैं, ठीक है, एक तरफ राज्य है। तो हम बता देते हैं कि 1 स्तरीय पे अगर दिखाया तो एक स्तरीय मतलब कि सिर्फ ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत किस किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में। तो अब देखिए ये जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब ये राज्य नहीं रह गया, ये आप जान सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत अभी भी 1 स्तरीय चल रहा है वहाँ। तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है। अगर बात करें 2 स्तरीय की बात करेंगे तो 2 स्तरीय में अगर बात करें तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति 2 हैं। 2 स्तरीय मतलब कि
जहाँ पे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति 2 है। एक स्तरीय मतलब सिर्फ ग्राम पंचायत है, जिसमें केरल भी है, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये सब में एक स्तरीय चल रहा है, ग्राम पंचायत सिर्फ है। 2 स्तरीय में अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर में तो असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा ये जगह पे जो है आपका 2 स्तरीय मिलेगा, मतलब ग्राम पंचायत भी और पंचायत समिति भी मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो है किस-किस राज्य में है 2 स्तर पे? तो असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, हरियाणा में। इसमें ग्राम पंचायत भी हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद एक लग जाए, जुड़ जाए। तो जिला परिषद तो 3 स्तरीय हो गए और 3 स्तरीय कहाँ-कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तो याद रखना होगा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ तक मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में त्रिस्तरीय लगा हुआ है। और सबसे पहले त्रिस्तरीय हमारा राजस्थान में ही लगा था, ये भी आप पढ़े होंगे, जो कि बलवंत राय मेहता के तहत दिया गया था। तो ये हमारा जो है जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है। तो त्रिस्तरीय जो हुआ है ये हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में कौन-कौन से हैं त्रिस्तरीय पे? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। महाराष्ट्र में कौन-कौन है? तो त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत, जिला परिषद, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा है इकलौता जिसमें 4 स्तरीय लगा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको यहाँ दिखेगा। ऐसे ही याद रखिएगा, ऐसे उत्तर प्रदेश में है लेकिन यहाँ देखिए बिहार में है, लेकिन यहाँ पे 4 स्तरीय लगा हुआ है। तो बंगाल ऐसा है जिसमें 4 स्तरीय, जैसे ग्राम पंचायत तो लगा हुआ है, ठीक है, एक अंचल पंचायत लगेगा, एक आंचलिक परिषद और एक जिला परिषद, लास्ट में जिला परिषद। तो 4 स्तरीय हो गए, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत जिसे हम पंचायत समिति भी बोल दीजिए या आंचलिक परिषद बोल सकते हैं और जिला परिषद, ये 4 हो गए। 4 कहाँ लगे हैं? ये हमारा पश्चिम बंगाल। देखिए इसमें थोड़ा-सा यूनिक है, जैसे ही अंचल लग जाए तो समझिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि सब में अंचल नहीं है, ये आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? और भी चलिए हम थोड़ा-सी जानकारी अब जो डिटेल है, गुजरात को या गुजरात की जो है त्रिस्तरीय पंचायत संस्थान जो है ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। ये ध्यान रखना है। मतलब तालुका समिति के रूप में जाना जाता है, जिसे हम जिला परिषद कह रहे हैं ना, वो तालुका समिति के रूप में जानेंगे उसको, ठीक है? याद रखिएगा। मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। तो आप ये भी है कि कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपवाद मान के चलिए कि पंचायत नहीं है, पंचायत लागू नहीं किया है। तो मेघालय में, मिज़ोरम में और नागालैंड, ये सब चीज़ों में गठन नहीं किया गया है पंचायत का। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करता है। मतलब मेघालय और मिज़ोरम में जो है पंचायत नहीं है, लेकिन एक स्तरीय जनजाति एक परिषद खोला गया है इन लोगों के लिए, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड के लिए। बस इतना ध्यान रखना होगा। ये सब चीज़ बहुत कम रेयर बताएगा लोग, ये बता रहा है बुक, मतलब बहुत यूनिक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है कुल स्थानों की 1/3 है। कितना है? 1/3 है। समझ गए? अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट होते हैं उसकी कुल संख्या अगर बात करें तो कुल स्थानों की 1/3 मानी गई है, ये 1/3 मानी गई है। ठीक है, ये हम बात करते हैं। और भी अगर हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है बताइए? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल में किया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का जो है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज्य से, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी, वो भी अपीलीय न्यायाधिकरण की बात कही गई है, तो केरल में होगी। केरल राज्य ये माना है। और केरल में कैसी पंचायत है? एक स्तरीय पंचायत है, सिर्फ ग्राम पंचायत है। समझ गया ना? तो इसलिए न्यायाधिकरण का भी काम वहाँ होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसे एसटी बोलते हैं, से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों, जिसे एससी बोलते हैं, हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब और थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा या पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों, मतलब टैक्स और फीस जो बोलते हैं, शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में जो है संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। क्या करेगा? स्टेट
फाइनेंस ही कमीशन करेगा। फाइनेंशन जो कमीशन होते हैं राज्य वित्तीय आयोग वो ही करते हैं। समझ गए ना? क्योंकि पंचायत के कर और शुल्क जो होते हैं। और भी बात कर लेते हैं तो नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। ये भी 1992 के तहत माना गया है। अधिनियम 1992 है, लागू जो भी होगा 1993 बोल दीजिएगा, और क्या, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित जो है करता है? सुशासन की व्यवस्था को। सुशासन मतलब ग्राम पंचायत के क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को, ये बात कही गई है। मतलब सुशासन मतलब पंचायत से संबंधित है ना। 73 में राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 243 में किया गया है, वो भी आई के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पे आई दिया जाता है, ठीक है, 1 नहीं, आई 243 आई। पंचायत समिति की अगर बात करें तो पंचायत कमेटी जिसे बोलते हैं समिति को ही, के सदस्य जो हैं किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये भी चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो चुनाव होता है और वो भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। तो देखिए, किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य जो होता है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का एक पात्र होता है। तो महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी ही सुझाव दिए थे, इसलिए महात्मा गांधी के नाम से चला दिया गया, जिसे मनरेगा के नाम से एक चलाया गया। जिसे बीपीएल के परिवार हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीबी रेखा है, नीचे हैं, गरीबी रेखा में है, तो उनके लिए एक रोजगार चला था जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो कि मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये इसके जो है बीपीएल वाले परिवार के लिए बनाया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन का जो है उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायत का है। तो बोले तो कि महात्मा गांधी किसको पसंद करते थे? ग्राम क्षेत्र को, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे बना दिया गया, मनरेगा के नाम से भी जाना गया। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ऐसा है जो कि क्या है, आरक्षण प्राप्त है, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो आंध्र प्रदेश में है। और भी बात करते हैं थोड़ा कि पंचायती राज्य से संबंधित समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संवैधानिकरण के बाद आया था। तो इसमें क्या है कि समिति का नाम है, एक तरफ अध्यक्ष है, एक तरफ वर्ष है, ठीक है। तो समिति का नाम है, अध्यक्ष है, वर्ष है। तो पंचायती राज्य संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण है, हस्तांतरण भी नहीं, हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स है, मतलब कार्यदल है, वो किसकी अध्यक्षता में आया था? तो ललित माथुर के अध्यक्षता में आया था। कौन थे? माथुर जी थे। कौन माथुर जी? ललित माथुर जी थी। इनकी अध्यक्षता में ये हुई थी। कब हुई थी? बस 2001 में हुआ था। क्या हुआ था कि भाई पंचायती राज संस्थाओं के जो अधिकारों का होता है या उसका हस्तांतरण की बात होती है या गठित करने का एक टास्क फोर्स चाहिए, वो होगा भाई ललित माथुर की अध्यक्षता में होगा। तो देखिए, यहाँ निम्नतम स्तर की अगर बात करेगा, पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह या विशेष समूह की बात अगर करता है तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हुआ था बी रामचंद्रन की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। चलिए 2005 में भाई हुआ है, ये भी पंचायती स्तर से। अब जिला स्तर पे अगर देखा जाए तो जिला स्तर नियोजन की जो है नियमावली तैयार करने का कार्यदल कौन होता है? श्रीमती राजबंत संधू है, जो कि 2008 की बात करता है। किसकी बात करता है? 2008 की बात करता है। तो 2008 में हुआ था। कौन सी समिति जो है, अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती राजबंत संधू, जो कि जिला स्तर पर हैं। अब डीआरडीए की अगर बात करें तो जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति की अगर बात करें तो वो है बी रामचंद्रन है, जो कि कब हुआ था? 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और भी बात करते हैं तो आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए जो पंचायत का लेवलिंग स्तर जो जिसे बोलते हैं का विशेषज्ञ समिति कौन थे? तो मणिशंकर अय्यर थे, जो कि 2012 में इसका वर्ष स्थान हुआ था। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि संवैधानिकरण के बाद हुआ था, ये सब बाद में जुड़ा है। पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान संशोधन की बात करते हैं। अब इस संविधान संशोधन को छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है इम्पोर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन है जो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा, कि अमीर हो या गरीब हो, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है।
लेकिन अगर परिस्थितियों से लड़ना है और परिस्थितियों को समझना है तो स्वयं को जानिए, अपने आप स्वयं आपको वो रास्ता मिलेगा और जो लक्ष्य को चाहते हैं वो मिलेगा। तो परिस्थिति हर इंसान का, सबका खराब होता है, ठीक है? तो परिस्थिति को खुद को समझिए कि किस परिस्थिति में कहाँ से गलती हो रही है कि वो परिस्थिति को हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी गहराई से सोचिएगा, अकेले में सोचिएगा कि परिस्थितियाँ सबका अलग-अलग है, सबकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन उस परिस्थितियों को समझ कर निकलना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब बकवास है। मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, अगर पसंद आए तो रखें, नहीं तो इग्नोर करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होना चाहिए। स्वयं खुश रहिएगा, आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, मतलब 368 के तहत किया गया है। अगर मान लीजिए संविधान संशोधन का प्रावधान है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया है। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में जो है विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए संविधान संशोधन का प्रावधान पूछे तो आर्टिकल 368 हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। और अगर संविधान संशोधन के बारे में अगर लाना है तो संसद का कोई भी सदन में ला सकते हैं विधेयक, अगर लाना है तो संशोधन के बारे में, तो लोकसभा रहे चाहे राज्यसभा, दोनों सदन में आप ला सकते हैं, कहीं भी। अगर बात करें किस जो है संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, हम जानते हैं, ठीक है? तो लघु संविधान कहिए या माइक्रो संविधान कहिए, किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ऐसे याद रखिएगा 1976 को। और भी अगर हम बात करें तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। ये बात कही गई है, संविधान संशोधन के माध्यम से बताई गई है। कुछ उपबंध है, अनुच्छेद आप 2 याद रखिए, 3 रखिए और 4 रखिए। ये बात कहती है कि संसद को जो है विधि द्वारा यह अधिकार दिया गया है संसद को कि वह संविधान जो है, संविधान से जो जुड़ा हुआ है, भारतीय संघ से जो जुड़ा हुआ है, भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकता है, ठीक है? किसमें? भारतीय संघ में जो है नए राज्य अगर चाहे तो जोड़ सकता है या सीमा परिवर्तन कर सकता है या सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ये काम है, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हुआ ना, तो ये करने का है। तो आर्टिकल 2, 3, 4 में, ठीक है, ये संसद को अधिकार मिला है। दूसरा क्या अनुच्छेद आप जो है 75, 97, 125, 165, ये जो है 165 का मतलब 165 के 5 की बात करते हैं तथा 221 के 2 की बात करते हैं। इसमें द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। मतलब द्वितीय अनुसूची जो है, अनुसूची कितने हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ये अनुमति देता है। कौन से आर्टिकल के तहत देता है? तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 165 के 5 में और अनुच्छेद 221 के 2 में कहा गया है कि अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। वो भी अनुसूची कौन सा? दूसरा अनुसूची में। ये सब आर्टिकल के माध्यम से समझ गए। अगर अनुच्छेद 105 के 3 में अगर पूछे आपसे कि अनुच्छेद 105 पढ़ रहे हैं और 5 के 3 में क्या कहा गया है, तो संसद द्वारा जो है पारित किए जाने पर जो संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है, तो विशेष अधिकार की अगर बात करेगा, व्यवस्था की बात करेगा, तो ये बात जो है संसद द्वारा पारित किया जाएगा और ये अनुच्छेद 105 के 3 के तहत कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 106 क्या है भाई, तो अनुच्छेद 106 जो है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की व्यवस्था करता है। तो अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 106 क्या है, तो हम बताएंगे भाई संसद द्वारा जो पारित किए जाने वाला जो होता है ना, या पारित किया जाता है, वो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात, मतलब पैसा कौड़ी की बात हो रहा है। मतलब भाई जो संसद के मेंबर हैं उसको पैसा दीजिएगा ना, उसकी व्यवस्था की बात कही गई। और किसमें? आर्टिकल 106 में, मतलब 106 में। अच्छा ये बात है। अनुच्छेद 120 के 2 क्या है?
तो अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद द्वारा ही, पार्लियामेंट द्वारा ही किसी नई व्यवस्था में या नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्ष के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। समझ गए? अगर मान लीजिए संसद द्वारा कोई नई व्यवस्था आ गई और नई व्यवस्था के न किए जाने पर, मतलब नई व्यवस्था है और उसे ना करना है और ना करने पर जो है 15 वर्ष के उपरांत क्या होता है, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अगर नहीं हुआ कोई परिवर्तन, नहीं कुछ चेंज नहीं मान लीजिए संसद द्वारा, तो जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी को संसदीय भाषा बना देना है बस और छोड़ देना है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 120 के 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 124 के 1 की अगर हम बात करें तो इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। सोचिए, अगर मान लीजिए अनुच्छेद 124 के 1 में कहा गया कि भाई इसमें व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है अनुच्छेद 124 में 1 में कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक, अगर कोई व्यवस्था नहीं हुआ संसद के द्वारा तो उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे, बस 7 ही न्यायाधीश होंगे, ऐसे नहीं होंगे। उसी तरह ऊपर 120 के 2 में भी कहा गया कि भाई अगर नई व्यवस्था हो रही है उसमें कोई चेंज नहीं होगा 15 वर्ष तक, तो अंग्रेजी ही रह जाएगा संसदीय भाषा, अन्यथा चेंज करिए जल्दी, है कि नहीं? अब देखिए अनुच्छेद 135 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 135 जो है संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात करता है संसद को, समझ गए? वो भी आर्टिकल 135 में, मतलब 135 में। 169 के 1 में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था करता है। तो विधान परिषद की भंग करने की बात करेगा कुछ शर्त पे, तो हम बताएंगे आर्टिकल 169 तो 1 की बात करेगा, इसमें किया गया। ये सब साधारण बहुमत से संशोधित किया जाने वाला है। साधारण बहुमत है, मतलब छोटा मोटा बहुमत हो गया, संशोधन हो गया। अगर अनुच्छेद 239 पे बात करते हैं तो 239 मतलब 239 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के जो है लिए क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का सृजन करना। मंत्रिपरिषद का सृजन मतलब मंत्रिपरिषद का जो है नियम लाना, मंत्रिपरिषद को स्थापना करना या मंत्रिपरिषद में मतलब मंत्रिपरिषद को बढ़ावा देना, उसमें और भी बढ़ोतरी करिए मंत्रिपरिषद में। यही कहा गया मंत्रिपरिषद का सृजन करना है संघ और राज्य क्षेत्र में, यही कही गई है अनुच्छेद 239 में। अब चलिए ये तो हम बात जान गए, अब थोड़ी पॉइंट और जानते हैं। पॉइंट क्या है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, किस संशोधन द्वारा बनाया गया? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम जानते हैं किस संशोधन द्वारा कहा गया? तो 69 में संविधान संशोधन 1992 के तहत कहा गया। सोच के 1992 के तहत कहा गया। 1992 मतलब 92 में बना था, संशोधन हुआ था 69 में, समझ गए कि दिल्ली भाई राष्ट्रीय राजधानी होगा, ये जान लीजिए। अगर पूछे आपसे कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है, 106वां संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित है? तो लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है, मतलब नारी शक्ति वंदना अधिनियम की बात कही गई है। तो नारी शक्ति वंदना, इसकी बात किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ? 106 में संविधान संशोधन द्वारा हुआ। इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा या सभी राज्य के विधानसभा या दिल्ली के विधानसभा में महिला को 33% आरक्षण है। बताइए 33% आरक्षण है महिलाओं को, महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले है। कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 239, ठीक है, 239 मतलब 239 ए है, ठीक है, डबल ए है, ए के ए में ऐसे बोलिएगा, में संशोधन किया गया कि जबकि नए अनुच्छेद जो हैं, नए अनुच्छेद जो 330 ए है, 332 ए है, 334 ए है, को क्या किया गया है? जोड़ा गया है इसी के अंतर्गत 239 के ए के अंतर्गत, ऐसे बोलिएगा। और नए अनुच्छेद जोड़े गए 330 ए, 332 ए, 334 ए, ठीक है। और ये पता है क्या है? आरक्षण से संबंधित है, जो कि 15 वर्ष की अवधि के लिए, तो 15 वर्ष तक आरक्षण का यह प्रावधान किया गया था, जो कि आप देख ही रहे हैं। और भी बात करते हैं, और भी ऑनलाइन जो सवाल बन सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, बता सकते हैं? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है जोड़ी गई थी। तो 1951 जो संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय 1951 हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, मतलब 1951 में। 51 में क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। बस ऐसे ही सवाल बनते हैं। और भी बात करते हैं,
और सवाल बनता है कि संविधान का जो 86वां जो संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन जो विधेयक से संबंधित है, किससे संबंधित है? बता सकते हैं विधेयक मतलब किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। तो 86 में संविधान संशोधन की बात करेगा, ये किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। ठीक है, ये बात हो गई। और भी हम जानकारी लेते हैं। जानकारी में ये है कि विधानसभा हो तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल पर क्या है 52 में संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो दल-बदल हो जाते थे कभी इधर से उधर, अगर वो जीत रहा तो उसमें घुस गए, ये जीत गया उसमें घुस गए। तो ये जो घटियापन काम कर रहे थे दल-बदली वाला, वो 52 संविधान संशोधन के तहत इनको प्रतिबंध कर दिया गया, रोक दिया गया। ये विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा होते थे, जब भी निर्वाचित होता था, तो बेचारा क्या कर सकता है? तो ये इसके लिए हुआ। भारतीय संविधान का 79वां संविधान जो है संशोधन हुआ, किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपसे अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन हुआ, वो किससे संबंधित है? तो बताइएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। समझ गए? आरक्षण से, रिजर्व से संबंधित है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में जो आप सुनते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ये कौन सा संविधान संशोधन में है? तो 79। ठीक है। अब वर्ष 1951 में हम जानते हैं कि क्या हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। अब ये किससे संबंधित है? तो ये हम तो अभी पढ़े कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधि के संरक्षण से बात करता है। संरक्षण मतलब सुरक्षा से बात करता है। तो प्रथम में तो कृषि ही आएगा ना, ऐसे याद रखिएगा, जो कि 1951 में आया था। अगर आपसे पूछे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, से किस विधेयक का जो है पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक का होना आवश्यक है। स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए तभी होगा संविधान संशोधन विधेयक पारित, अन्यथा नहीं होगा। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ और पंजाब के बीच विवाद हुआ। विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को जो है सीमित किया गया। क्या किया गया? सीमित किया गया। समझ गए? मतलब नहीं समझे? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ कि गोलकनाथ जी और पंजाब राज्य के बीच एक विवाद हुआ। अब विवाद में जो है क्या हुआ कि सर्वप्रथम संसद की जो है संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया। ठीक है, रोका गया। ये बात हो गई। और बात करते हैं भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% है। कितना है? 15%। क्या किया गया? 15% तक सीमित कर दिया गया। यही बात कही गई है और ये बात है 91वें संविधान संशोधन के तहत। तो 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया कि 15% तक सीमित किया जाए। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय की बात हो रही है। अनुच्छेद हम 54 पढ़े हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ये हम पढ़े हैं। आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 54 पढ़े हैं जी, तो हम बोलेंगे हाँ जी पढ़े हैं। किसकी बात करता है? तो अरे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और क्या। अच्छा ये बात है, तो अच्छा यही बताइए तो अनुच्छेद 55 कौन सी है? अनुच्छेद जो 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से है भाई, और क्या। तो अनुच्छेद हमारा जो है 55 वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ा है। अच्छा ये बात है, तो अनुच्छेद 73 क्या है? तो अनुच्छेद 73 पता है क्या है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। तो विस्तार की अगर बात करेगा तो हम समझ जाएंगे अनुच्छेद 73 की बात करता है। अच्छा ये बात है। तो अनुच्छेद 162 क्या है? तो अनुच्छेद 162 जो है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। क्या करता है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। अच्छा ये बात है। अगर बात करें अनुच्छेद 241 की बात करें, अनुच्छेद 241 क्या है पता है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। तो अनुच्छेद 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करेगा, तो हम आर्टिकल 241 लगाएंगे। अब बताइए कि भाग 5 है, अध्याय 4 है, ये क्या है? तो संघ की न्यायपालिका की बात करता है। अच्छा भाग 6 और अध्याय 5 क्या है बताइए तो हम राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। कि भाग 5 का नाम सुने होंगे, भाग 6 का नाम सुने, भाग 11 का नाम सुने, तो 5 और अध्याय 4 पढ़े तो न्यायपालिका की बात हो गई। अब भाग 6 और अध्याय 5 पढ़ रहे हैं तो राज्यों के उच्च न्यायालय की बात हो गई, इसी से संबंधित है। और अगर भाग 11 पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 है तो याद रखिए संघ और राज्यों के बीच का जो विधीय संबंध होते हैं उसकी बात हो रही है। तो संबंध की बात अगर बात कहेगा तो भाग 11। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल अनुच्छेद 241 ही बताना है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे 7वीं अनुसूची जो होते हैं, 7वीं अनुसूची की किसी सूची जैसे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में संशोधन की बात करता है। तो 7वीं अनुसूची हम जानते हैं संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में संशोधन होगा। संसद में अगर बात करें राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो अनुसूची
4 करता है। स्वयं अनुच्छेद मतलब 368 की बात हो रहा है, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। तो 368 जो है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। लेकिन भाग 5, भाग 6, भाग 11 ये सब याद रखना होगा। और भाग में भी अध्याय 4 और 6 में भी अध्याय 5 और भाग 11 में भी अध्याय 1 ये इम्पोर्टेंट है। ये न्यायपालिका उच्च न्यायालय राज्यों से 5 और 1 में संघ राज्य के बीच के संबंध की, तो ये ज़रूरी था। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ेंगे जिसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार एसएससी का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाए या बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाए या कोई भी स्टेट का दे रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की हम बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, है कि नहीं। हम टोटल राष्ट्रपति की कोशिश करेंगे कि जो हैं कितने राष्ट्रपति हुए थे, अभी तक कौन है और कौन से कार्यवाहक के रूप में काम किए, मतलब उनके जगह पे आए वो नहीं रहे तो हम ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जीवन काल की अगर बात करेंगे तो 1884 से लेकर 1863 तक रहे थे। इनका समयकाल बताया जाता है, जीवन काल बताया जाता है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, ये हम जानते हैं। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? हमारे विशिष्ट तथ्य में अगर देखा जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका अगर राष्ट्रपति के पद पे जब रहे थे तो उनका जीवन का मतलब समय काल पूछेगा तो 50 से 62 तक रहे थे, 2 वर्ष रहे थे और 12 वर्ष रहे थे, याद रखिएगा, जोड़ के देखिए। सेकंड नंबर पे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड नंबर पे आते हैं। तो पूछेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनका जीवन काल बताइए, तो आगे तो जन्मे बेचारे 1878 में, मृत्यु कब हुई तो 1975 में, ऐसे याद रखिएगा। और अगर पूछे कि राष्ट्रपति के पद पर कब तक रहे, लेकिन इनका जो है राष्ट्रपति के रूप में तो हम जान गए इनको, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में भी माने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत कम समय तक रहे थे। इनका अगर जीवन काल की बात करें तो 1897 में जन्मे और 1969 में ये बेचारे टपक गए, मतलब चल दिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे राष्ट्रपति बने थे ये भी, लेकिन कार्यकाल में मृत्यु इनकी हो गई थी। किनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, याद रखिएगा। तो पूछता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे ही मृत्यु हो गई, तो वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो थे इनका कार्यवाहक के रूप में लाया गया भाई कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब तक नहीं है उनके कार्यकाल को आप संभालिए। और ये जो है 3 मई 69 से लेके 69 तक ही रहे थे, ज़्यादा ये भी नहीं रहे थे। और उपराष्ट्रपति के जब विशिष्ट इनका अगर देखा जाए तो ये उपराष्ट्रपति थे, उनके जगह पे अब राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। होता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, तो ही वेंकटगिरी जी कर रहे थे। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ये भी कार्यवाहक के रूप में रहे, जो कि 1905 से लेके इनका जो है 1905 में ये जन्मे थे और 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखना है। और ये पद पे कब तक रहे तो देखिए 69 से लेके 69 तक ये भी रहे। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, समझ गए, कार्यवाहक के रूप में काम किए ये भी। और ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे पूछेगा कि भाई भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में 2 व्यक्ति का नाम आता है, तीसरे नंबर वाले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद 2 आते हैं कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वेंकटगिरी जी उनका पद को संभालते हैं। फिर एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि हिदायतुल्लाह जी होते हैं, जो कि एक कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं राष्ट्रपति की जगह पे। और 69 में दोनों का पद खाली भी हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वराहगिरी वेंकटगिरी जो है चौथे नंबर के बन के आ जाते हैं राष्ट्रपति, जो कि मृत्यु तो आप जानते हैं इनका जन्म 1884 में और मृत्यु इनकी 1980 में हो गई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पद पे बैठे तो इनका समय काल तो देखिए 1969 में ही आए और 1974 तक रहे थे, फिर 5 साल तक रहे थे वो। तो वराहगिरी वेंकटगिरी का अगर राष्ट्रपति पद पे रहे तो ये चौथे नंबर के फिर हो गए थे, कार्यवाहक के रूप में भी काम किए। पूछेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे थे जिनका कार्यवाहक के रूप में भी काम किया और फिर राष्ट्रपति के रूप में पूरे 5 साल की शासन किए, पद पे बैठे रहे, हम बताएंगे वराहगिरी वेंकटगिरी का नाम आएगा, ठीक है। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, इसलिए स्वतंत्र रूप से थे। फरुखुद्दीन अली अहमद की बात आता है, वे 3 साल रहे थे और ये केंद्रीय मंत्री के रूप में थे। विशेष अगर इनका पद देखा जाए, तथ्य देखा जाए तो ये केंद्रीय मंत्री थे बेचारे, है कि 74 में और 77 में, ठीक है। राष्ट्रपति जी का अगर देखा जाए तो 3 ही साल है, तो मतलब इनका होना चाहिए था कितना, 74 से अगर 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 79 तक होना चाहिए था, लेकिन इनकी मृत्यु बीच में हो जाती है। उन्हीं की जगह पे कार्यवाहक के रूप में आ गए थे वीडी जती जी।
बीडी जत्ती जी जो आए थे वो कार्यवाहक के रूप में काम किए थे और ये उपराष्ट्रपति थे, समझ गए? और उपराष्ट्रपति के पद पे थे उसमें, तो उनके जगह पे यही काम करेंगे और ये 77 से 77 तक ही संभाले थे क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहना रहता है। 70 से 77 तक ही रहे थे, 1977 से लेके 1977 तक ही रहे थे। जो है 1969 ईस्वी में पराजित हो गए थे ये, कौन? नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, जो कि फिर बाद में यही जो है नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हो गए और ये 1977 से लेकर 1982 तक ये रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। पूछता है डायरेक्ट सवाल कि निर्विरोधी निर्वाचित सदस्य के रूप में कौन जाने जाते हैं, कौन राष्ट्रपति हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगर पूछे 7वें नंबर का तो ज्ञानी जय सिंह का पूछे तो इनका जो है राष्ट्रपति के रूप में 82 से 87 में आए थे। ये प्रथम सिख उपराष्ट्रपति थे। देखिए इतना समय काल बताएंगे तो समय चला जाएगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दूं। देखिए ज्ञानी जय सिंह जो थे ये तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है 16 में और मृत्यु 1994 में हो गया था। और ये पता है प्रथम सिख थे। पूछता है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जय सिंह थे, ठीक है। उसके बाद आ गए थे आर वेंकट रमन जो 8वें नंबर के आए थे राष्ट्रपति के रूप में। तो इनका जो आता है श्रेय जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद पे थे, इन्हीं को बना दिया गया था। इनका समय का जो है 87 से 92 तक रहा था, ये जान लीजिए, 5 साल रहे थे बेचारे। और शंकर दयाल शर्मा भी आए थे 9वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में आए और ये जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन? पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। KR नारायण का नाम आता है जो कि 1920 में और 2005 तक ये रहे, मतलब जीवन काल रहा, मर गए बेचारे, मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि KR नारायण जी का नाम अगर आता है तो याद रखिएगा ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर ही रहे थे और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। तो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ भी ये कार्य किए थे, उपराष्ट्रपति के पद पे थे, बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं KR नारायण, जो कि 10वें नंबर के व्यक्ति हो जाते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी, जिसे आप बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आप बोलते हैं, जो कि अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता किसको दिया गया अप्रैल 2023 में? तो हम बताएंगे भाई ये जो है आप पार्टी को दिया गया, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं जिसे TMC बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे NCP बोलते हैं तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CPI बोलते हैं ने अपनी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दी। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में जो शामिल दलों की संख्या है 6 है, ज़्यादा नहीं है, 6 है। 6 मैं बता दूंगा कौन कौन है, आगे है लिखा हुआ। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम जो है 1952 में हुई। अब पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। सोचिए 1952 में एक राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता शुरुआत हुई सर्वप्रथम, ठीक है। और उस समय जो है 14 दल थे एक साथ मिले हुए, 14। इस सूची में अब जो है मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है, सिर्फ मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है सूची में अगर देखा जाए तो। अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची जो है प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाएगी 16 के अनुसार। भारतीय निर्वाचन आयोग जो 16 आया उसके अनुसार एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्त है। कौन कौन शर्त होते हैं चलिए हम बता देते हैं। तो पहला शर्त देखिए कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट, 2014 तक 11 सीटें जीतती है, समझ गए। मतलब कोई पार्टी अगर कम से कम 3 अलग अलग राज्य से लोकसभा का सीट जीतेगा, 2% सीट जीत लेगा, मान लीजिए 2014 से 11 सीट आप जीत लिए, ठीक है, तो आपको होने की संभावना हो जाएगी। 11 सीट जीत गया तो मतलब समझिए 2% कलम सब जीत गया, यही कहना चाह रहा है। दूसरा है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6% वोट मिलेंगे। और बात करते हैं, एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 4 या अधिक राज्यों में राज्यों की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें हम पहले अभी पढ़ेंगे, जो याद है हमारा भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसे हम BJP बोलते हैं, जिसमें मोदी सरकार है, ये बोलिएगा, ठीक है, मोदी जी हैं, ये बोल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई। क्या हुई? 6 अप्रैल 1980 में। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी बोला जाता है, क्षमा चाहते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे INC बोलते हैं, ठीक है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस बोली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना तो हम जानते हैं 1885 में हो गया था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो ये हमारा दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का अगर देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, जिसे मार्क्सवादी भी बोला जाता है। ये भी हमारा राष्ट्रीय दल में आएगा, जो कि 7 नवंबर 1964 को ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी का याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी जिसे आप बोलते हैं, जिसमें केजरीवाल जी का नाम आता है, केजरीवाल का, तो 7 नवंबर 1964 तो ये हम जान गए। केजरीवाल का नाम जब आता है आपका, तो आप पार्टी जब बनी थी तो वो उस समय 26 नवंबर 2012। ठीक है, तो 26 नवंबर 2012 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मान्यता अप्रैल 23 में मिला है। ठीक है, लेकिन स्थापना पूछ रहा है आपसे तो 12 में बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बहुजन समाज पार्टी, 5वां नंबर बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछे तो 1984 में ही हो गया था। 14 अप्रैल 1984 में ही हो गया था, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है जिसे एनपीपी बोलते हैं, जिसका जो है 2013 में हुआ था, 6 जनवरी 2013 में। तो एनपीपी का एक पार्टी है, 6 पार्टी है, पूछता है जिसमें एनपीपी भी आता है। तो आपसे हो सकता है पूछ दे बीजेपी, आईएनसी, मार्क्सवादी, आप, बीएसपी, एनपीपी, ये क्या हैं? तो 6 पार्टी हैं। कैसी पार्टी? तो राष्ट्रीय दल की सूची में आते हैं। है ना, उसी की बात करेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो हम ये तो पढ़े हैं कि प्रथम हमारे जो हैं प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। और इनका समय काल अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से लेके 64 तक रहे थे। 2 वर्ष रहे थे, ये भी 2 बार रहे थे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गया था, मतलब पद में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? जवाहरलाल नेहरू की, ये हम जानते हैं। गुलजारी लाल नंदा की अगर बात करें तो ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे और ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके जगह पे ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे गुलजारी लाल नंदा जी, ये जान लीजिए। 64 तक रहे थे, 1964 में ही हट गए थे। और तीसरे नंबर आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। 5 को याद रखिएगा हमेशा। तो हमारे तीसरे नंबर के आए थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ये रहे थे 1964 से लेके 66 तक। याद रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये भी पूछता है कि पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई? तो प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। कार्यवाहक के रूप में कौन किए? तो गुलजारी लाल नंदा जी काम किए प्रधानमंत्री के रूप में। और पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई? तो ये ऐसे प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री बने जो कि विदेश में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब पाकिस्तान में मृत्यु हो गई, ऐसे बोल दीजिएगा। ठीक है, और भी बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा जो है चौथे नंबर, जो कार्यवाहक के रूप में दूसरे नंबर पे थे, वो चौथे नंबर पे फिर से प्रधानमंत्री के रूप में आए गुलजारी लाल नंदा, जो कि ये प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, मतलब दूसरी बार भी यही कार्यवाहक बन गए, मतलब कि गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक के थे ही, मतलब कोई अगर मृत्यु हो गया तो भाई गुलजारी लाल नंदा जी को बैठा दो, समझ गए। तो जवाहरलाल नेहरू गए तो भाई गुलजारी लाल नंदा तो काम कर रहे थे, उनके पद को भर रहे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई भाई विदेश में, तो भाई गुलजारी लाल नंदा ये भी दूसरी बार कार्यवाहक बन गए, प्रथम भी और दूसरा भी। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। अब 5वें नंबर हमारे इंदिरा गांधी, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम की, जो 66 से लेकर 77 तक रही थी, जो कि 1975 बहुत ही इमरजेंसी आया था, ये आप जानते हैं, है ना, इन्हीं के समय में। फिर 6ठे नंबर पे आए थे मोरारजी देसाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। सोचिए, मतलब मोरारजी देसाई ऐसे थे जो कि सबसे अधिक आयु के थे, मतलब 81 ईयर के थे, 81 वर्ष के थे, और प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि अपने पद से ही त्याग पत्र दे दिए थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बहुत आए हैं, अटल जी भी हैं हमारे, लेकिन ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि पद पे ही से त्याग पत्र दे दिए थे, 81 वर्ष के थे। चौधरी चरण सिंह 7वें नंबर के हैं। चौधरी चरण सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, इसलिए, मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि संसद का इतना अधिवेशन हुआ, एक में भी शामिल नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह, इसलिए नाम आता है। ठीक है ना, तो चौधरी चरण सिंह का नाम क्यों आता है? क्योंकि ये एक भी संसद अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। फिर अगर देखा जाए तो
8वें नंबर पे फिर इंदिरा गांधी आई थी, याद रखिएगा 8वें नंबर पे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थी। याद रखिए जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई, तो इंदिरा गांधी के समय में ही ये इंदिरा गांधी ऐसी थी कि प्रथम प्रधानमंत्री भी बनी थी, महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और इंदिरा गांधी ऐसी थी कि जो कि प्रधानमंत्री प्रथम थी जिनकी हत्या करवा दी गई थी। सोचिए इंदिरा गांधी को हत्या करवा दिया गया था, इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी के समय आया था, समझ गए। चलिए 9वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आई, जो कि 9वें नंबर के, राजीव गांधी आए 9वें नंबर के थे, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के प्रधानमंत्री थे। समझ गया, सबसे कम उम्र के अगर प्रधानमंत्री बोले तो राजीव गांधी, ये भी एक तरह से बेचारे चल गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम अगर आता है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने, जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ये भी पूछता है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाला प्रथम प्रधानमंत्री बना, तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर जी जो हैं, चंद्रशेखर का नाम आता है, जो कि 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था, मतलब कोई भी सरकारी पद को वो धारण नहीं किए थे और प्रधानमंत्री बन गए थे। 11वें नंबर के थे, जो कि चंद्रशेखर जी थे, प्रथम मतलब प्रधानमंत्री थे, जो कि पूर्व में कोई सरकारी पद पे नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 12वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये पता है प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, मतलब प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बने थे, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 12वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं हम लोग 13वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। किनका आता है? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। तो प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? सबसे छोटे अवधि तक 13 दिन तक रहे थे ये अपने पद पे। तो 13वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे छोटे अवधि तक ही रहते 13 दिन के बाद। और फिर आए 14 नंबर के, अगर पूछे देवगौड़ा जी का नाम आता है। तो एच.डी. देवगौड़ा जो हैं वो 14 नंबर के प्रधानमंत्री बने, जो कि अगर बात करें तो दक्षिण भारत की द्वितीय प्रधानमंत्री थे ये। प्रथम तो कौन थे? नरसिम्हा राव, द्वितीय देवगौड़ा जी थे। अब बात करते हैं इंदिरा कुमार गुजराल का, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने और ये पूर्व सोवियत संघ में जो है भारत के राजदूत थे। तो पूर्व में क्या था कि भारत के राजदूत के रूप में काम करते थे। तो ये इंद्र कुमार गुजराल थे, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। सोचिए कि भाग्य कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, तो इसलिए किस्मत का भी होना आवश्यक है। सोचिए ये राजदूत बने थे पूर्व सोवियत संघ का और कहाँ प्रधानमंत्री बन गए, तो ये सब भाग्य का खेल है, कुछ तो भाग्य होने भी चाहिए। चलिए, तो भाग्य पे भरोसा रखें लेकिन मेहनत छोड़े नहीं। और फिर बात करें, देखिए 16वां नंबर अगर बात करें तो अटल जी की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी फिर 16वें नंबर पे बन गए प्रधानमंत्री। अब बन गए तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री है थे अटल जी कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के थे ही नहीं, और ये पूरे 5 वर्ष तक पूरा कार्य किए थे, क्योंकि यही खुद बीजेपी का कहिए फाउंडर कहिए इनको, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, मनमोहन सिंह की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जो हैं 17वें नंबर के थे और ये भारत के उदारीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। एक नया क्रांति लाए थे ये मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद बेचारे को बांध दिया गया, नहीं तो थे तो बहुत तेज। और 18वें नंबर के थे नरेंद्र मोदी और 19वें नंबर भी नरेंद्र मोदी, 20वें नंबर के भी नरेंद्र मोदी बने हैं, जो कि 14 से ये जीते थे, 19 में भी जीते, 19 से 2024 तक जीते हैं और 24 से अभी तक चल रहे हैं बेचारे। और कब तक चलेंगे ये ईश्वर की कृपा और ईश्वर और इनके लक पे डिपेंड करता है। तो ये सब बातें तो पॉलिटिकल है, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बना, सीधा प्रधानमंत्री बना, जो मुख्यमंत्री था सीधे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं बने वो, ठीक है। नरेंद्र मोदी का और बात करते हैं तो एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। अटल बिहारी प्रथम थे, दूसरे बन गए नरेंद्र मोदी, ठीक है, गैर कांग्रेसी हैं। और नरेंद्र मोदी का और बात करें अभी जो वर्तमान में हैं, वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए। दूसरे मतलब पहले हमारे कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं नरेंद्र
मोदी, जो कि दूसरे व्यक्ति बन गए लगातार, वो भी गैर कांग्रेसी। ठीक है, संक्षिप्त विश्लेषण की बात करते हैं। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक रहे थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक रहे थे। ठीक है, लगातार 17 साल। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन रहा था, 1996 में जीते थे वो। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पूछे तो गुलजारीलाल नंदा 2 बार रहे, 64 में और 1966 में। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब बने, एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब बने, ये बात है। तो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे उनके जगह पे। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बना? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे ये, और स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार रहे। सोचिए, तो बहुत लंबे समय तक रहे ना, 3 बार रहे, मतलब 4 बार हो गया इनका। चलिए, इंदिरा गांधी 3 बार रही, ये भी जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार रहे, सोचिए ये भी 3 बार रहे, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहे, पूरे कार्यकाल लगातार नहीं पूरा हुआ था। इंदिरा गांधी का भी पूरा नहीं हुआ था, अटल जी का भी पूरा नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार रहे और नरेंद्र मोदी 3 बार, जो कि लगातार रहे 5 5 5 5, समझ गए? पश्चात तो जवाहरलाल नेहरू का, अगर अगला बार जीते नरेंद्र मोदी तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और गैर कांग्रेसी बन जाएंगे प्रथम, जो कि लगातार 4 बार जीतने वाले हो जाएंगे। समझ गए? तो ये सब थोड़ी किस्मत, थोड़ी मेहनत, सब अपनी समय के खेल है, समय का खेल है। समझ जाइए, आपके साथ भी वही है, समय लग रहा है लेकिन रिजल्ट होगा, अवश्य होगा। समझ गए? तो भाग्य भी साथ देगा जब आपका मन और एनर्जी एक साथ होगा, पॉजिटिव होगा। बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, बताइएगा मत कॉन्फिडेंस किसी को, उस समय मूर्ख बन के रहिए, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस छुपा के रखिए। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद है। हम जानते हैं अनुच्छेद 370 बहुत बार सुने होंगे, 371 भी सुने होंगे, लेकिन ये जो 371 है ना अनुच्छेद, ये महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। महाराष्ट्र गुजरात के लिए समझे थे कि विशेष प्रावधान है आर्टिकल कोड में, तो आर्टिकल 371 पे है महाराष्ट्र गुजरात के लिए। और 371 ए की बात करते हैं या क की बात करते हैं, इसमें पता है नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, ये पढ़े होंगे आप कि नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया 371 के क में। 371 के बी में क्या है, मतलब ब में, तो असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 के सी में क्या है, तो मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, और 371 के डी में क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के विशेष प्रावधान है। दोनों के विवाद के बीच का निपटारा के लिए भी कहिए। अच्छा, तो 371 ई क्या है, तो आंध्र प्रदेश के या आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की बात कही गई है, इसमें विशेष प्रावधान की बात कही गई। और 371 एफ की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 जी की बात करेंगे जी, तो मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अगर 371 एच की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। बाबू, अरुणाचल प्रदेश के लिए सोचिए एच इंपॉर्टेंट है, 371 वन मतलब ई इंपॉर्टेंट है, 371 डी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश के लिए है। और बात करें कि 371 आई की बात करेंगे तो गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। और 371 जे की बात करेंगे जे, तो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये सब याद रखिएगा। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि अच्छा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन सा आर्टिकल जो है विशेष प्रावधान देता है, तो अनुच्छेद 371। अच्छा, नागालैंड के लिए 371 का। अच्छा, असम के लिए बताइए तो 371 बी। अच्छा, मणिपुर के लिए बताइए तो 371 सी। अच्छा, इतना जान गए आप, हम समझ गए। अब ये बताइए तो कि आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अरे भाई 371 डी होगा और क्या। अच्छा, तो एक और बताइए तो, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई किस आर्टिकल में? अरे भाई 371 ये में होगा ना, जब टी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की विशेष प्रावधान है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेगा तो 371 ई में होगा, बात खत्म। डी के बाद ई आ जाएगा। अच्छा जी, इतना जान गए। तो बताइए तो सिक्किम राज्य का विशेष प्रावधान, अरे भाई 371 एफ आएगा और क्या। इतना जान गए आप, अब नहीं बता पाइएगा, क्यों? क्योंकि बताइए तो मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अरे 371 जी है ना, काजी है ना, तो 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अच्छा, 371 एच की अगर बात करते हैं तो एच बताइए तो, अरे भाई अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, अरुणाचल प्रदेश के लिए, इतना बड़ी बात है एच। देखिए यहाँ पे मैंने अरुणाचल प्रदेश के लिए है ये, आंध्र प्रदेश के लिए 2 डी और ई, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 71 एच, दोनों एक लगा इसलिए मैंने जोड़ दिया। और गोवा के लिए बताइए, अरे भाई 371 कैसे भूल जाएंगे आई को, आई मैंने आँख, हमारा गोवा आँख है, कितना जगह है, मनोरंजन वाली जगह है भाई,
तो ये चलेंगे, तो गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अगर 371 जे की बात करेंगे तो जे में भाई कर्नाटक राज्य का है, जे कर्नाटक ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत कम बताया गया है इसलिए बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र के लिए जो हम ऊपर पढ़े थे, असम के लिए जनजातीय क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए दीमा हसाओ जिला एक है, जो कि उत्तरी मतलब पूर्व नाम इसका था उत्तरी कछार पहाड़ी जिला नाम था, जो कि जनजातीय क्षेत्र है, असम का जनजातीय क्षेत्र है। एक और है करवी, ठीक है, करवी आंगलांग जिला है जो कि असम में ही पड़ता है, जो कि जनजातीय क्षेत्र है। तो दीमा हसाओ जिला ये भी जनजातीय क्षेत्र है, कहाँ का, असम का, ठीक है। एक है आपका बोडोलैंड प्रदेश जो है क्षेत्र जिला है, जो कि असम का है। दूसरे नंबर का बताइए तो मेघालय, मेघालय का कौन है, खासी पहाड़ी, जनजातीय पहाड़ी और गर्भ पहाड़ी, तो ये तो हम जानते हैं जनजातीय क्षेत्र है, तो ये जिला के रूप में जाना जाता है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला ही है, याद रखिएगा। मिजोरम की बात करें तो ये हमारा 3 है, यहाँ भी मारा जिला, चकमा जिला, लाई जिला, ये तीनों जो है जनजातीय क्षेत्र है मिजोरम का। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जैसे कि पूछ देता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP बोलते हैं, है ना, तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की अगर बात करें जिसे हम ITBP बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछता है तो हम बताते हैं स्थापना वर्ष का बताते हैं, तो स्थापना वर्ष 1962 बताते हैं। इसका मुख्यालय पूछता है तो हम बताते हैं नई दिल्ली बताते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत सीमा जो भारत तिब्बत सीमा है उसकी निगरानी करने की काम करता है, ठीक है। AR की बताइए, AR क्या होता है, तो AR होता है असम राइफल की बात होती है। असम राइफल का स्थापना वर्ष पूछे तो 1835 बता दीजिएगा। अगर आप अगर स्थापना जानते हैं 1835 में, तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो शिलोंग असम में ही होगा और कहीं नहीं होगा। और याद रखिएगा ये क्या है, पूर्ववर्ती जो क्षेत्र होते हैं उसकी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछे तो 1939 में बताइएगा। इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बता देना है, और इसका उद्देश्य पूछे तो आंतरिक सुरक्षा की बात करता है, अंदर की जो है सीमा की सुरक्षा की बात करता है। और बात करें त्वरित कार्यवाही जो बल होते हैं जिसे RF बोलते हैं, RF का अगर स्थापना पूछे तो हम बताएंगे 1992 में हुआ था, मतलब 1992 में जो है इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है RAF का, तो हम बताएंगे नई दिल्ली में। RAF का क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये सांप्रदायिक जो दंगा होता है उसको कंट्रोल करता है, जो दंगा उंगा हो जाता है, जैसे कश्मीर में दंगा उंगा हुआ था, इसकी काम करता है, ठीक है, दंगा उंगा को बचाने के लिए। सशस्त्र सीमा बल की बात करें जिसे SSB बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछेगा तो हम बताएंगे 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में। एक आपका AR का ही जो है मुख्यालय जो है शिलोंग असम दिखेगा, नहीं तो सबका नई दिल्ली है, ठीक है। तो अगर SSB हो, ITBP हो, CRPF हो, ठीक है, RF हो, BSF हो, CISF हो, ये सब जो है सबका मुख्यालय नई दिल्ली है, बस स्थापना वर्ष अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए जो हम SSB का बात करें 1963 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। उद्देश्य जो है SSB का भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना, यही काम है, ठीक है। अब BSF का काम क्या है बताइए, सीमा सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं। BSF का काम है कि इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा करना, और इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बता देना है। इसके स्थापना वर्ष पूछे तो 1965 बता देना है, किसका, BSF का। अगर पूछे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछे तो 1969 बता देना है। इसका मुख्यालय पूछे नई दिल्ली बता देना है, मैंने बोला था। और इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो PSUS की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे NSG बोलते हैं, तो NSG जो होता है इसकी स्थापना पूछेगा तो हम बताएंगे 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, हम जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देश के आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करना, तो NSG का काम ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम ही है कि भाई देश में आतंकी हमला हो रहा है उससे पहले बचाओ, जो कि हुआ था पुलवामा में, सुने थे ना, ये याद रखना है। होम गार्ड्स की अगर बात करें तो होम गार्ड्स की अगर स्थापना की बात करें तो हम बताएंगे 1946 में इसकी स्थापना है। मुख्यालय इसका कोई क्लियर नहीं है। नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण करने के लिए ये बनाया गया था होम गार्ड्स। बीच में सुनेंगे होम गार्ड्स के लिए बहुत ही बवाल हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो होम गार्ड्स 1946। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम RPF कहते हैं, RPF इसकी स्थापना हुआ था 1957 में। इसकी स्थापना 1957 में, मुख्यालय भाई नई दिल्ली में ही है RPF का। अगर इसका क्षेत्र पूछे तो रेल यात्रियों, रेल परिसंपत्तियों एवं रेल परिक्षेत्र की सुरक्षा करना, यही काम है RPF का।
विशेष सुरक्षा जिसे बोलते हैं समूह, जिसे एसपीजी बोलते हैं। इसकी स्थापना पूछे तो 1988 में हुआ था। 88 में होता है। इसका मुख्यालय हम जानते हैं नई दिल्ली में है एसपीजी का। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रधानमंत्री पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनके परिवार की सुरक्षा करने का काम है भाई एसपीजी का। ठीक है। मरीन कमांडो फोर्स की बात करते हैं जिसे मारकूच भी बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है 1987 में हुआ है। बिहार पुलिस वाले जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी पुलिस के एग्जाम देते हैं। 1987 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय भाई क्लियर नहीं है। हाँ, इसका नौसैनिक बल है इसे कहते हैं। तो मरीन जैसे ही आ जाए, कमांडो फोर्स के आ जाए तो मरीन नौसैनिक, नौ पे वाला काम करेगा भाई, पानी वाला काम करेगा, नौसैनिक हो गया क्लियर। अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट जानिए, देश जो है प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। जैसे कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है पूछता है तो बताइएगा द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये जो है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक है बेल्जियम का सर्वोच्च जो है सम्मान, इसलिए सम्मान है क्योंकि ये सब दिया गया है बड़े बड़े नेता को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को भी दिया गया तो ये ध्यान रखना हो। तो बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। ठीक है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द जॉर्ज क्रॉस, जिसे जीसी बोलते हैं। अगर फ्रांस का पूछे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो हम बताएंगे दी लीजियन, लीजियन डी ऑनर। क्या है? लीजियन डी ऑनर। अगर कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तो दी ऑर्डर ऑफ मेरिट, दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तो द ऑर्डर ऑफ द एजकेट ईगल। ठीक है, एजकेट ईगल बताइएगा। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सम्मान जो है ये पूरे देश में दिया जाता है। ऐसे हम लोकसभा राज्यसभा सीट का हम पूरा हम चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है समय बर्बाद हो जाएगा। कभी भी जब एग्जाम क्लियर हो जाए, जब आपको लगे फुर्सत में, तो बता देंगे सीट के बारे में जानकारी दे देंगे। यहाँ पे चलिए बता देते हैं सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य की बात करते हैं जो कि सर्वाधिक राज्यसभा सीट में। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, हम पढ़े थे भी। महाराष्ट्र में भी ज्यादा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं राज्यसभा सीट? यहाँ पे 31 है। ठीक है। और तमिलनाडु में जो है तीसरे नंबर पे आता है 18। ठीक है, 18 राज्यसभा सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे आता है जो कि राज्यसभा सीट के मामले में, जो कि 19 है। और तीसरे नंबर पे हमारा जो है 18 सीट लेके राज्यसभा का तमिलनाडु है। और चौथे नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल है जो कि 16 सीट पे है राज्यसभा का। और यही बिहार हमारा 16 सीट पे ही है, लेकिन चौथे नंबर पे ना आके 5वें नंबर पे आता है क्योंकि बंगाल पहले आता है। ठीक है। सर्वाधिक लोकसभा सीट बताइए। तो सर्वाधिक लोकसभा सीट अगर आपको बताना है तो 5 राज्यों को याद रखिए। इसमें भी उत्तर प्रदेश ही लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा, सभी जगह में उत्तर प्रदेश ही आएगा। तो 80 सीट है लोकसभा का। ठीक है, कितना है? 80 है। ठीक है, तो 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश का। तो लोकसभा सीट हो गया। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का है जो कि 48 सीट लेके बाबू आगे है, सेकंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे 42 सीट लेके लोकसभा सीट बंगाल है। और बिहार भी हमारा चौथे नंबर पे आता है। पहली बार की बिहार हमारे चौथे नंबर पे आता है जो कि लोकसभा सीट के मामले में 40 नंबर पे है, 40 सीट लेके बैठा है। लेकिन तमिलनाडु उल्टा हो जाता है, राज्यसभा में आ गया है तमिलनाडु। ठीक है, तीसरे नंबर पे, लेकिन इसमें 5वें नंबर पे आएगा लोकसभा सीट में। बेचारा 39 को सीट है, 39 ही है, एक ही कम है, टेंशन नहीं है। चलिए अगर बात एक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य की बात करेंगे तो 5 राज्य की बात करेंगे तो सबसे भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है जो कि हम सबसे पहले पढ़ा चुके हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है 239। सोचिए विधानसभा सीट में हमारा बंगाल दूसरे नंबर पे आता है। अब महाराष्ट्र हमारा तीसरे नंबर पे आता है विधानसभा के मामले में। अब बिहार हमारा चौथे नंबर पे आता है, 243 आता है। मतलब तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र जो आता है 288 सीट पे आता है। और बंगाल जो है दूसरे नंबर पे जो आता है 294 सीट लेके आता है। और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। अब बिहार 243 सीट लाके चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पे हमारा 234 सीट लेके बेचारा तमिलनाडु है। कि विभिन्न राज्यों की विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है, विधानसभा पढ़े तो विधान परिषद छोड़ दीजिएगा, नहीं ना, नहीं छोड़ सकते। तो उत्तर प्रदेश, इसमें भी उत्तर प्रदेश आ गए, 100 सीट लेकर बैठा है विधान परिषद का। महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे 78 लेकर बैठा है। महाराष्ट्र इसमें विधान परिषद में बेचारा आगे है। और इसमें अगर बात करें तो बिहार हमारा तीसरे नंबर पे आता है, 75 सीट ले रहे विधान परिषद का। सोचिए विधान परिषद का। कर्नाटक इसमें आ जाता है चौथे नंबर का जो कि 75 सीट ये भी ले ले। मतलब बिहार और कर्नाटक का एक ही है, लेकिन बिहार आगे आएगा, कर्नाटक चौथे नंबर पे आएगा। और आंध्र प्रदेश अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश 58 है, इसमें तमिलनाडु का कोई वैल्यू नहीं है। और तेलंगाना हमारा 43 लेके बैठा हुआ है। समझ गए? याद रखिएगा। तो ये हमारे विधानसभा सीट के बारे में